हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स टॉपिक के अंदर लैंग्वेज डिबाई इक्वेशन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लैंग्वेज डिबाई इक्वेशन। लैंग्वेज डिबाई इक्वेशन। तो लैंग्वेज डिबाई इक्वेशन में बेसिकली है क्या? पहले हम ये समझते हैं कि किसको लैंग्वेज डिबाई इक्वेशन करते हैं। इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसके हम उस हर एक टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सॉलिड में डायरेक्ट्रिक सॉलिड की बात करें, डायरेक्ट्रिक में एक प्रॉपर्टी आती है पोलराइजेशन, ठीक है। और एक टर्म आता है पोलराइजिबिलिटी। क्या है हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। तो जो टोटल पोलराइजिबिलिटी होता है डायरेक्ट्रिक का, वही आपका लैंग्वेज डिबाई इक्वेशंस का एक्सप्रेशन है। मतलब एक्सप्रेशन फॉर टोटल पोलराइजिबिलिटी gives the लैंग्वेज डिबाई इक्वेशन। अब उसमें क्या है, पहले इसको लिख लें हम कि द इक्वेशन ऑफ टोटल पोलराइजिबिलिटी इन ए डाइलेक्ट्रिक is given by Langevin Deva equation. And it is expressed as अब हम टोटल पोलराइजिबिलिटी को लिख देते हैं अल्फा टी। तो अल्फा टी इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री टर्म्स, अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा डी। तो ये क्या एक्सप्रेशंस, ये जो हैं टर्म्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स टोटल पोलराइजिबिलिटी। This represents electronic polarity. And this represents ionic polarity. And the last one is dipolar polarity. और डायपोलर को ओरिएंटेशनल पोलराइजिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक। तो आपका जो टोटल पोलराइजिबिलिटी इज बेसिकली द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी एंड आयोनिक पोलराइजिबिलिटी एंड डायपोलर पोलराइजिबिलिटी। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज लैंगविन डिबाई इक्वेशन। ओके, और इसको एक और फॉर्म में लिख देते हैं। बेसिकली अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस म्यू डी स्क्वायर बाय 3kT, जहाँ पे अल्फा नॉट क्या है, वेयर अल्फा नॉट इज बेसिकली सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी एंड आयनिक पोलराइजिबिलिटी, and dipolar polarizability is given by dipole moment square in dipolar polarization by 3 into Boltzmann constant into temperature, ठीक है। this is dipole moment in the dipolar polarization, this is Boltzmann constant k, actually we can write kb, t, it is the temperature। तो ये हमारा हो गया
लैंगविन-डिबाई इक्वेशन। अब हम इसके 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली पोलराइजेशन क्या है? जब आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ओरिएंट हो जाते हैं, या कहें डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट पिक्चर में आता है। और डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द, इसको वन बाय वन 3 तरह का पोलराइजेशन हम डिस्कस करेंगे और हर एक तरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द डिस्प्लेसमेंट of charged particles under the action of electric field to which they are subjected। ठीक है, बेसिकली पोलराइजेशन क्या है? चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेस्ड हो जाना। चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होंगे, आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो रहा है और नेगेटिव चार्ज एक साइड हो रहा है, तो डायपोल क्रिएट होगा। डायपोल क्रिएट होगा तो डायपोल मोमेंट आएगा, और डायपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में जो डायपोल मोमेंट है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो रहा है तो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ पोलराइजेशन। 3 तरीके से पोलराइजेशन हो सकता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ पोलराइजेशन। पहला कौन सा है? फर्स्ट टर्म जो हमने उसमें लिखा था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जहाँ से आया इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। सेकंड क्या है? आयोनिक पोलराइजेशन, यहाँ से आयोनिक पोलराइजेबिलिटी आएगा, आयोनिक पोलराइजेशन। थर्ड है डायपोलर पोलराइजेशन। और डायपोलर को हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन भी कहते हैं। इसको आप ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तीनों का। तो फर्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। देखिए, स्टैटिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ फ्री एटम और मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। पोलराइजेबिलिटी, स्टैटिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ फ्री एटम और मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्री एटम या फ्री मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि फ्री एटम या फ्री मॉलिक्यूल का हम पोलराइजेबिलिटी डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो फ्री, जब हम कह रहे हैं फ्री एटम फ्री मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? फ्री एटम या फ्री मॉलिक्यूल का कहने का मतलब है कि जो म्यूचुअल
इंट्रैक्शन हो उनके बीच, वो नहीं हो। जब भी हम किसी फ्री एटम की बात कर रहे हैं मतलब दो एटम के बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो तब उसको कहेंगे फ्री है, या दो मॉलिक्यूल के बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो कहेंगे वो फ्री है। मतलब कि फ्री का मतलब हुआ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स में बी नेग्लेक्टेड। जैसे गैस एट लो डेंसिटी, गैस पार्टिकल्स एक आपस में इंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, लो डेंसिटी पे हैं तो फ्री पार्टिकल कंसिडर करते हैं। अब आता है कि जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मतलब बैड कंडक्टर, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आपके पास, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो आपस में मतलब ऐसे हैं कि आपका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इन जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डाला है, होता क्या है इलेक्ट्रिक में, आपको एटम पता है न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन्स एटम के सराउंडिंग में चक्कर काट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसा होता है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वहीं न्यूक्लियस पे ही है। न्यूक्लियस में आपको पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज के पास, उसका भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूक्लियस पे पड़े तो आपस में कैंसिल हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है जगह है, तो कोई आपका जिसको कहते हैं कि डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर डिस्प्लेस्ड होगा तो डायपोल आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा तो पोलराइजेशन आएगा। अब ये तो केस हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है तब, जैसे कि अब इसको ऐसे समझिए, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ मान लीजिए जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ई प्रोटॉन का चार्ज हो गया, प्लस में आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ घूम रहा है। और इसी तरह से आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। हर एक ऑर्बिट्स अपना जो भी जिस तरीके से फिलअप होता है इलेक्ट्रॉन 2 8 करके, 2 8 18 जो भी है वो फिल किया हुआ है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहीं पे पड़ेगा, सेंटर में, न्यूक्लियस पे ही। तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड करेगा तो आपका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। अब क्या करते हैं, जब यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड यहाँ पे अप्लाइड इस 0 है। और अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं ये सेंटर है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied, और ये मैंने सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो ओरिएंटेशन में था सारा इसके सराउंडिंग में, उसका जो न्यूक्लियस वो थोड़ा शिफ्ट करेगा किधर, इस साइड, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा शिफ्ट करेगा इस साइड, ठीक है। तो सपोज कीजिए अब ये आपका ऐसे पोजीशन बना दिया, और सपोज कीजिए यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये प्लस जेड ई था, ये माइनस जेड ई हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस हमारी सेंटर एक्स है। तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज जब स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, डायपोल। और डायपोल जो आपका होगा तो डायपोल मोमेंट भी होगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही होगा। मान लीजिए इसको हम म्यू
ई इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए म्यू ई कर रहे हैं। अब आपके पास डायपोल मोमेंट म्यू ई क्या आ गया, जेड ई इंटू एक्स। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेस हुआ तो फोर्स लगा था, तो फोर्स कितना लगा था, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम जिसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स आपका कितना लगेगा, चार्ज फोर्स क्या होता है क्यू इंटू ई, तो यहाँ क्यू माइनस जेड ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये आपको फोर्स लगा, इसको हम एफ ई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये हो गया क्वेश्चन 1। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, जब कोई एटम आपका फ्री हो, मतलब वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा दूसरों से, तब का केस ले रहे हैं, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो इस केस में जो से न्यूक्लियस है वहीं न्यूक्लियस का पोजीशन है, उसी पोजीशन पे जो क्लाउड ऑफ टोन्स है, जो टोन्स घूम रहा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी न्यूक्लियस पे कॉन्साइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। इस केस में क्या, जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज को इधर, नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा, तो ये शिफ्ट किया एक्स डिस्टेंस तक, और ये कब तक शिफ्ट करता रहेगा, जब तक कि इसका अपना मतलब बाइंडिंग फोर्सेस जो है आपस में एटम ये है, तो वो इसको कंट्रोल करता रहेगा, ठीक, वो एक लिमिट तक ही इसको मतलब वो मैनेज करेगा कि कितना दूर तक ये डिस्प्लेस हो सकता है। अब हम ये निकालेंगे कि इसमें कितना हमारा डायपोल मोमेंट हुआ, क्रिएट हुआ। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होगा कि ये इसकी चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी निकालिए, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी क्या होकर लेते हैं, रो ई। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम नेगेटिव चार्ज का ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल चार्ज कितना है, जेड माइनस जेड ई, टोटल चार्ज हो गया, डिवाइड वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आपका अगर आर है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यू, तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी क्या आ गया, -3 जेड ई बाय 4 पाई आर क्यू, ये आपका डेंसिटी हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका एफ ई है, ये देखिए मैं लिख नहीं रहा, फिर फोर्स है, जेड आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ई आपका चार्ज है, मैंने एटॉमिक नंबर है ये बेसिकली, ई हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चाहें तो लिख सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो लिख यहाँ लिखे ही हैं, एफ ई फोर्स है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, R is the radius of the atom, और x क्या है, displacement of charge due to E। अब हमारे पास चार्ज डेंसिटी निकल गया, अब इसका हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको डायपोल मोमेंट, पहले तो डायपोल मोमेंट निकालेंगे, तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दो डायपोल मोमेंट के लिए हमको चाहिए क्या, जेड ई एक्स, दो चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस है, तो उसमें से एक चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस,
जेड ई एक्स आपका हो गया डायपोल मोमेंट इस केस में। अब हमको x बेसिकली हम यहाँ एक डिस्टेंस स्पेस के x को निकाल लेंगे तो जेड ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो पहले हमको x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आप डायपोल मोमेंट आपका आ गया, दो चार्जेज हैं तो आपस में कूलम्ब फोर्स लग रहा है, तो कूलम्ब फोर्स हम निकालते हैं। ये फोर्स हमारा लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब कूलम्ब, दो चार्जेस हैं आपस में, प्लस नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे तो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स FC। कूलम्ब फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाय 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। Q1 आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Q2 जो शिफ्टिंग हुआ या शिफ्ट किए, तो एक मान लीजिए कि x को रेडियस मानते हुए एक सर्किल बना लीजिए। तो x को रेडियस मानते हुए सर्किल बनाते हैं आप, तो उसमें जो चार्ज होगा वो आपका सेकेंड चार्ज हो गया। इसको रेडियस मानते हुए सर्किल बना लीजिए और वो आपका चार्ज, उसके अंदर जो चार्ज है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, जेड ई चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू चार्ज enclosed in the sphere of radius x divided by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x², दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या है, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच के डिस्टेंस x है तो x²। अब हमको ये चीज़ निकाल के यहाँ पुट करना है, चार्ज इनक्लोज इन द स्फीयर। चार्ज इनक्लोज कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक्स रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम लिख दीजिए और उस पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा। तो ये भी कर देते हैं, ये हो गया जेड ई, और चार्ज डेंसिटी का आपका रो ई है, तो हम लिख सकते हैं रो ई, लिखे हैं तो ई लिख दीजिए, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई एक्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर नहीं, अभी आर नहीं, एक्स है, x²। फिर रो की वैल्यू डालेंगे तब आर आएगा हमारे पास, ये आर नहीं। अब इसको हम आगे स्टेप पे लिखते हैं। अब यहाँ हम रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या देगा, जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हमने रो की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या क्या कैंसिल होता है इसको देख लीजिए, ये 3/4 है, 4/3 है, ये कट जाएगा, ये x³ है, एक और यहाँ से कटेगा, ये पाई पाई तो नहीं चाहिए, एक पाई ये कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव साइन तो रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ ये आपके पास फ्री आया था इतना, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे है, नेगेटिव साइन आपके पास रह गया, और Z² हो गया, E² हो गया, Z² E², और एक x यहाँ बचा हुआ, 3 में से कर रहा है x डिवाइड बाई नीचे बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला r³, ये हो गया कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स यहाँ वेक्टर देंगे तो यहाँ वेक्टर देंगे, और मॉड लिखेंगे तो मॉड कैपिटल में लिखेंगे, अगर इसको यहाँ मॉड ले लीजिएगा तो ये मॉड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, कितने क्वेश्चन नंबर दिए थे उधर,
तो यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। एक्स क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड एक्स ले रहे हैं। अच्छा फिलहाल यहाँ से एक्स नहीं निकालते हैं, यहाँ से रहने देंगे। तो इक्वेशन 3 में आपके पास आया कूलम्ब फोर्स, और इक्वेशन 1 में आया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, तो चार्ज को डिस्प्लेस करके दूसरे से दूर ले जा रहा है। और कूलम्ब फोर्स क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन, इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन Coulomb force should be equal to electronic force, electrical force due to electric field. Fe is equal to Fc, और Fe क्या था, माइनस जेड ई, और Fc क्या है, माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। एक साइन कट गया, एक जेडी कट गया, तो एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर क्यू बाय जेड ई एक्स यहाँ पे इसको ऊपर ले जाइए, नीचे आ जाएगा, तो जाएगा माइनस में खत्म हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ई बाय जेड ई। ठीक है, ये आपका दोनों के बीच का सेपरेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज रेडियस। तो ये अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, 3 4। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसको म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट क्या था, दो चार्जेस अगर आपस में स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो डायपोल मोमेंट होता है उन दोनों में से एक चार्ज इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, दो चार्ज के बीच का, जेड ई हो गया, दो चार्ज एक में जेड ई है प्लस जेड ई माइनस जेड ई, तो जेड ई और चार्ज हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है, ये आ गया। एक्स यहाँ से निकाल लिए तो आपके पास म्यू क्या आ जाएगा, जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय जेड ई इंटू ई। जेड ई कट गया तो आपका म्यू क्या आ गया, म्यू ई आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू ई। इसको लिख सकते हैं म्यू ई इज इक्वल टू अल्फा ई इंटू ई। आप चाहें तो वेक्टर साइन दे सकते हैं, वेयर ये अल्फा ई क्या है, इसको अल्फा ई में लीजिए, अल्फा ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यही अल्फा ई कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, जिसको कि फर्स्ट टर्म एज ए फर्स्ट टर्म ने यूज़ किया था लैंगमैन-डिवाई इक्वेशन में। इट इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। So electronic polarizability can be defined as electronic dipole moment per unit electric field. That is, it is defined as dipole electric dipole moment
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा लैंग्वेज डिवाइड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म आ गया अल्फा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली पोलराइजेशन डिफिनेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? उसको लिखेंगे पी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इसको अगर हम कैपिटल पी ई एस दिखाते हैं तो ये हो जाएगा म्यू ई बाय वॉल्यूम। ठीक है, डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट इसको ले रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हो गया, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली हमको क्या काम था? अल्फा ई पोलराइजेबिलिटी निकल के फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया। इसी तरीके से हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में निकालेंगे। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमको भी आयोनिक पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या डिस्कस किए थे? इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वाला। देखिए, आयनिक पोलराइजेशन क्या होगा? जब एटम एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल में आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन तो होगा ही होगा, साथ में एडिशनली एक पोलराइजेशन आएगा जो एटॉमिक कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट से क्रिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कहलाएगा आयनिक पोलराइजेशन। मतलब आयनिक पोलराइजेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है ही, साथ में जो एटॉमिक कंपोनेंट है मॉलिक्यूल के वो डिस्प्लेस हुए हैं, तो उसकी वजह से जो एक पोलराइजेशन आएगा वो कहलाएगा आयनिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो आयनिक पोलराइजेशन बेसिकली क्या है? इट इज ड्यू टू relative displacement of the atomic component of the molecule in the presence of electric field। ये आप करोगे। तो अब हम इसको समझ सकते हैं ऐसे, या अब हम, ये लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम आयनिक पोलराइजेशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, ओके।